हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आज फिर नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ। आज की साइंस की टॉपिक में मैं बात करूँगा उत्तोलक की, बात करेंगे लीवर की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाता है और इनसे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। एनटीपीसी की बात करें, अभी जो रिसेंटली पेपर आ रहे हैं उनमें भी आएगा। जितने भी कॉमन पेपर्स हैं, एलडीसी की बात करें, पटवारी की बात करें, राजस्थान पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की, जो भी ऑल ओवर कंपटीशन एग्जाम है जिसमें साइंस की टॉपिक्स आते हैं उनमें जरूर लीवर से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि लीवर क्या होता है। लीवर मीन्स, मैं बात करूं, लीवर को अपन हिंदी में कहते हैं उत्तोलक। उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक क्या है? समान भाषा में बात करें तो अपने घरों में अपन चिमटा यूज करते हैं, प्लास यूज करते हैं, सरोता यूज करते हैं, कैंची यूज करते हैं, झोला झोलते हैं। ये सारे के सारे क्या एक प्रकार का लीवर है। ये हमारे कामों को क्या करता है? आसान कर देता है। ऐसे सरल मशीन है ये कि जिन पे कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य किया जा सके, अधिक से अधिक बोझ उठाया जा सके, काम को सुगमता प्रदान मिले, वो सारे क्या कहलाते हैं? लीवर कहलाते, उत्तोलक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हाथ भी एक प्रकार का क्या है? लीवर है। तो हम उसी की बात करेंगे आज नए टॉपिक के साथ। जो अपनी आज का सेशन स्टार्ट होगा वो है उत्तोलक। उत्तोलक मीन्स ये एक ऐसे सरल मशीन होता है, एक ऐसा सरल यंत्र है जिन पे हम कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य कर सके। वो क्या कहलाता? उत्तोलक कहलाता। उत्तोलक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम उत्तोलक होते हैं, द्वितीय उत्तोलक होते हैं और तृतीय उत्तोलक होते हैं। इनको हम कैटेगरी में बांट दिया है। अलग अलग जितनी भी मशीनरी होता है उनको हम मशीनरी को तीन भागों में डिवाइड कर दिए। तो चलिए दोस्तों, आज अपन सेशन जो स्टार्ट चल रही है उत्तोलक से चलेगा। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पेपर में आना ही आना है, तो अपने को पता होना चाहिए उत्तोलक क्या। उत्तोलक क्या है? यह एक सरल मशीन या यंत्र है। उत्तोलक एक सरल मशीन या यंत्र है, ठीक है ना, जिसपे हम कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं या कार्य करवाया जाता है। कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य करवाया जाता है। क्या कहलाता है? उत्तोलक कहलाता है, ठीक है ना। उत्तोलक, लीवर। उत्तोलक यानी लीवर क्या है दोस्तों? क्या बात किया? यह एक सरल मशीन है। जैसे अपन बात कर ले, प्लास की बात कर ले, चिमटा की बात कर ले, कैंची की बात कर ले, सरोता की बात कर ले, ये सारे के सारे क्या है? एक उत्तोलक है, लीवर है। इनके सहायता से हम कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य करते हैं, इसीलिए इसको हम लीवर उत्तोलक कहते हैं। चलिए अब इसके हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। उत्तोलक होता क्या है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। क्या कहा? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से घूम सकती है। उसे क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक ये निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। क्या कहलाता? उत्तोलक कहलाता है। फिर से मैं डेफिनेशन दे देता हूँ। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है, परिभाषा भी आ जाता है कि उत्तोलक का परिभाषा रहता, नीचे लिखा आता है उत्तोलक कहते हैं, बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं या कार्य कहते हैं। चार ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? यह एक सरल मशीन है, ठीक है ना। यह एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जो एक निश्चित बिंदु पर रहते हुए चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। वो क्या कहलाता है? वो उत्तोलक कहलाता। उत्तोलक को समझने के लिए उत्तोलक में मूल रूप से तीन बिंदु को जरूर समझना चाहिए। वो तीन बिंदु कौन कौन से हैं? तीन बिंदु है। मूल बिंदु तीन होते हैं। एक बार और मैं चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा है कि एक बार मैं और रिपीट कर दूं उत्तोलक की परिभाषा कि उत्तोलक किसे कहते हैं। उत्तोलक एक सरल मशीन या यंत्र है। यह एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जो किसी एक निश्चित बिंदु पर रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके चारों ओर। वो क्या कहलाता? उत्तोलक कहलाता। उत्तोलक को समझने के लिए या उत्तोलक में कार्य संपन्न कराने के लिए उनके अंदर तीन
मूल बिंदु होना जरूरी है, 3 मूल भाग होना जरूरी है। जब तक 3 मूल भाग नहीं होंगे, 3 मुख्य बिंदु नहीं होंगे, तब तक इससे हम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 3 भाग बोले, 3 मूल बिंदु बोले, 3 पॉइंट बोले। हाँ, मूल बिंदु 3 होते हैं। नंबर 1 पहला होता है फलक्रम। फलक्रम, पहले मैं आलम्ब लिख लेता हूं, आलम्ब। आलम्ब को इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं। अभी पिछले एनटीपीसी की पेपर में पूछ लिया गया था कि उत्तोलक के अंदर जो ऐसा बिंदु होता है जो चारों तरफ आसानी से घूम सके, उस बिंदु को क्या कहते हैं। जहां से वो टेढ़ी मेढ़ी छड़ आसानी से चारों तरफ घूम सकता है, मुड़ सकता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन था आलम्ब। और आलम्ब को, अब वहां पे आलम्ब नहीं था, वहां पे था इंग्लिश में फलक्रम। क्या था? फलक्रम, FULCRUM, फलक्रम, इसे कहते हैं फलक्रम। तो फलक्रम ऑप्शन था और अपने को ऑप्शन पे टिक लगाना था, फलक्रम, ठीक है। दूसरा था अपने पास में आयास। आयास को कहते हैं एफर्ट। एफर्ट का मतलब क्या करना? बल लगाना। आयास का मतलब क्या है? बल लगाना। और तीसरा ऑप्शन था अपने पास में भार। क्या था दोस्तों? भार। अपने एक पास आगे भार आ गए, दूसरा आयास आ गया, तीसरा आलम आ गया। तो भार को अपन कहते हैं यहाँ पे लोड। अब इन 3 चीज से ही हम इस 3 मूल उत्तोलक के अंदर जो 3 बिंदु, इन 3 बिंदुओं के कारण ही, इन 3 बिंदुओं की अपनी अपनी कार्यशैली के कारण, कार्यशैली मतलब कार्य करने के तरीका के कारण हम इनको 3 प्रकार के कैटेगरी में बांट देते, 3 प्रकार में बांट देते। किसको? उत्तोलक को। तो सबसे पहले अपने को समझना है आलम्ब किसे कहते हैं, फलक्रम किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे समझेंगे अपन आयास किसे कहते हैं, जो इंग्लिश में इसको एफर्ट कहते हैं, और अपनी भाषा में इसको हम बल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा अपने पास भार, जिसको लोड, बोझ, वजन, ये भी अपन कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो आलम्ब है, आलम्ब का मतलब क्या है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, वो बिंदु क्या कहलाता है? आलम्ब कहलाता है। जिस निश्चित बिंदु के, ये निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़, यानी ये क्या है? एक प्रकार का छड़। उत्तोलक की छड़ आसानी से चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, इस तरह से वो क्या कहलाएगा? ये बिंदु क्या कहलाएगा? फलक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? फलक्रम। जिस निश्चित बिंदु पर, किस बिंदु पर? जिस निश्चित बिंदु पर या जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है या घूमता हो, उसे हम क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं, और इंग्लिश में उसको फलक्रम कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गया बात फलक्रम की। अब आयास, आयास की बात करते हैं। आयास के बारे में मैंने पहले बता दिया। आयास का मतलब क्या होता है? एफर्ट, यानी बल लगाना। आप कितना बल लगा रहे हो, लीवर पे जितना बल लगाओगे उसके माध्यम से वो अधिक भी कार्य कर सकता है या कम भी कार्य कर सकता है। उसके लिए अपन बात करते हैं उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है। किसको लाने के लिए? ये उत्तोलक, ये क्या है? उत्तोलक, ये छड़, ये उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए इस पर जितना बल लगाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। आप जितना इस पे बल लगाओगे उसे ही क्या कहेंगे? आयास, ठीक है। तो आपसे फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आयास किसे कहते हैं, एफर्ट किसे कहते हैं? तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे ही आयास कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। तो ये आयास हो गया। आप जितना लीवर पे बल लगाओगे उपयोग में लेने के लिए, वही उसका क्या कहलाएगा? आयास। अब क्या हो गया? भार। अब इसको हम भार को क्या कहते हैं? लोड। लोड को हम वजन भी कहते हैं, बोझ भी कहते हैं। आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। उत्तोलक के द्वारा, किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। जो मैं मान लिया मेरा हाथ ये जो है ये लीवर है, इसके द्वारा जितना बल उठाया जा सके, जितना वजन उठा सके,
वजन 50 केजी का भी उठा सकते हैं, 60 केजी का। तो वो लीवर पे निर्भर करता है कि लीवर किस प्रकार की लीवर है। विभिन्न प्रकार के लीवर होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई 10 केजी का वजन उठा सकता है, कोई 5 केजी का वजन। तो मेरा हाथ एक प्रकार का लीवर है, ये हो सकता है 50 केजी का वजन उठाए, और हमारे जगह कोई और व्यक्ति है वो 100 केजी का भी वजन उठा सकता है। तो उस पर वो तो उनके क्षमता के डिपेंड कर गए कि उनके अंदर कितना क्षमता होता है किसी वस्तु को उठाने के लिए, भार उठाने के लिए। यहाँ पे तो अपन सिंपल से लैंग्वेज में बात करें, भार क्या होता है, तो भार को अपन डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, कुछ भी बोझ हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है और 10 टन भी हो सकता है। तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, अर्थात किए गए कार्य को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। किए गए कार्य को भार कहते हैं। इन तीनों में से ऑप्शन आपको मिल जाता है। पहला ऑप्शन मिलता है कि वैसे बिंदु या वो बिंदु या जिस निश्चित बिंदु के चारों उत्तोलक के छर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, उसे क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। दूसरा ऑप्शन, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। और उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है या जो कार्य संपन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ये तीन मूल बिंदु है उत्तोलक के। इन तीनों के बगैर कभी भी काम नहीं हो सकता है दोस्तों। चलिए, आपसे ये भी पूछ लिया जाए उत्तोलक का मुख्यतः कितने अवयव होते हैं, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा ये 3 और लास्ट में होगा इनमें से सभी। तो आपको टिक लगाए इनमें से सभी, क्योंकि आलंब के बगैर कभी उत्तोलक कार्य नहीं कर सकता है, आयास के बगैर भी कभी काम नहीं हो सकता और भार के बगैर भी कभी काम नहीं हो सकता। तो आपको टिक लगाना है सभी पे कि उत्तोलक के जो मुख्य अवयव होते हैं वो आलंब होते हैं, वो आयास होते हैं, वो भार होते हैं, अर्थात नीचे लिखा होगा सभी। तो अपने को सभी पे टिक लगाना है। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं दोबारा उत्तोलक के अंदर उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत प्रिंसिपल की जिसको बात करते हैं, यानी ये उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना होगा कि उत्तोलक का सिद्धांत क्या, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक बल जड़त्व आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जड़त्व आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाँ बच्चों आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनकर आती है। जब यदि आ जाए तो बिल्कुल किसी भी साइंस की कोई भी टॉपिक आपको उसको नॉर्मल भी नहीं लेना है, हाँ हंसते हुए सीखना, लेकिन नॉर्मल नहीं ये तो पढ़ लिया ये तो आता मुझे नहीं, ऐसा नहीं, सीखना जरूरी है, ठीक है ना। तो यदि आ जाए उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता, तो उत्तोलक जड़त्व आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जड़त्व आघूर्ण का सिद्धांत क्या है, जड़त्व आघूर्ण का सिद्धांत ये होता है कि जितना काम दाईं ओर से होगा उतना ही काम बाईं ओर से होगा, जितना काम दाईं ओर से मुड़ेगी उतना ही बाईं ओर से भी मुड़ना चाहिए, जितना आघूर्ण दाईं ओर से होगा उतना ही बाईं ओर से भी आघूर्ण होगा, घुमाओगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, जड़त्व आघूर्ण का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यहां पे लिख भी सकता हूं, जड़त्व आघूर्ण का सिद्धांत बराबर क्या, तो सबसे पहले किसी वस्तु पे क्या लगाते हैं, आयास इनटू, सबसे पहले उस वस्तु पे क्या लगाते हैं, आयास। अब दूसरा आयास की भुजा बराबर, पहले किसी वस्तु पे क्या लगाते हैं, आयास और आयास की भुजा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा अब क्या उठा रहे हो, भार, तो भार इंटू भार की भुजा, ठीक है ना। तो आयास इंटू आयास की भुजा बराबर भार इंटू भार की भुजा। जब ये दोनों गुणनफल आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, जड़त्व के आघूर्ण। और सिंपल से लैंग्वेज में मैंने आपको बता दी, अपने गांव की भाषा में आपको याद रखना है कि जितनी दाईं ओर मुड़ेगा उतना ही बाईं ओर, जितना काम दाईं ओर से होगा उतना ही काम बाईं ओर से होगा। जब दोनों आपस में एक दूसरे पे बराबर हो जाएंगे तो क्या कहलाते हैं, जड़त्व का आघूर्ण। और इसी सिद्धांत पे कौन काम करता, उत्तोलक आसानी से काम करता। आपसे पूछ लिया जाता
करता है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आपको बताना सरल भाषाओं में, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये सिद्धांत क्या है कि आयास इंटू आयास की भुजा और भार इंटू भार की भुजा, जब इनके गुणनफल आपस में बराबर हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? जड़त्व आघूर्ण कहलाते हैं। आयास और आयास की भुजा का गुणनफल और भार की भुजा के गुणनफल जब बराबर हो जाते हैं तो उसे हम जड़त्व आघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गए उत्तोलक के सिद्धांत की बात। अब आते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। क्या था? उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, यानी उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा उस पर लगाए गए आयास। हमें कितना भार उठाना है और उठाकर कि उस पे उसके किसी भार को उठाने के लिए कितना आयास लगाना होगा, बल लगाना होगा। क्रेन के माध्यम से भी हम भार उठाते हैं। घर वगैरह बनाते हैं तो कंक्रीट वगैरह को 3 मंजिले पे 4 मंजिले पे ले जाने के लिए भी हमें लिफ्ट की जरूरत होती है। लिफ्ट भी एक प्रकार का क्या उत्तोलक हो गया, प्लास भी हो गया उत्तोलक हो गया, चिमटा भी उत्तोलक हो गया। हर तरह का स्प्रिंग, आजकल स्प्रिंग तुला भी आ गई है, वो भी एक प्रकार का लिफ्ट की तरह कार्य करता है। यानी इन सब पे कितना आप बल लगाकर, आयास लगाकर भार उठा सकते हो। तो मेरा मेन मोटो क्या है, मेरा मेन मकसद क्या है कि ऐसा सरल मशीन होनी चाहिए जिसकी सहायता से हम अधिक से अधिक बल, अधिक से अधिक भार उठा सकते, कम बल लगाना पड़े। तो जो कम बल लगाकर अधिक भार उठाएंगे तो क्या कहलाएगा? उस मशीन का मतलब क्या होगा? उस मशीन का यांत्रिक लाभ, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। हम इसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। यदि आपको ऐसे सरल मशीन ले लो जिसपे आप कम बल लगाकर और अधिक से अधिक बल उठा लो, कम बल लगा अधिक अधिक भार उठा लो कम समय में, तो ये क्या कहलाएगा उस मशीन के लिए? यांत्रिक लाभ। हमारे कामों को क्या कर दिया? आसान कर दिया। ना ज्यादा मुझे बल लगाने की जरूरत पड़ी, ना ज्यादा मेरा समय खर्च हुआ, ना ज्यादा पैसे खर्च हुए, और आसानी से मेरा काम कम समय में भी हो गया। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं सरल मशीन। तो लीवर क्या एक प्रकार का सरल मशीन, लीवर मीन्स उत्तोलक क्या है? सरल मशीन। तो यहां पे हम बात करें यांत्रिक लाभ, हर मशीन से लाभ होता है, ठीक है ना, नुकसान नहीं होती, शुरुआत में लाभ ही होता है। अपने को कोई काम को आसान कर दे तो लाभ हो गया। तो हम यहां बात करेंगे यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ जिसे अपन कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज। तो क्या कहा? उत्तोलक के द्वारा उठाए गए भार और उत्तोलक पर लगाए गए आयास के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, दोस्तों ध्यान से सुनना है। उत्तोलक के द्वारा उठाए गए भार और उत्तोलक पर लगाए गए आयास के अनुपात को उत्तोलक के यांत्रिक लाभ कहते हैं। अर्थात यांत्रिक लाभ बराबर यहां लिखेंगे अपन भार बटे आयास, भार बटे आयास, भार बटे आयास। आप कितना भार उठा रहे हो और उस पर कितना आयास लगा रहे हो, ठीक है ना। तो भार को किससे डिनोट करते हैं? अपन लोड से डिनोट करते हैं, लोड लिख दिया। और आयास को किससे डिनोट करते हैं? एफर्ट से। तो यहाँ पे लिख दिया मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाएगा L अपॉन E, L अपॉन E। आप आयास को कभी कभी कोई बुक में P भी लिखा होता है, तो आप यहाँ भी P, और लोड को यहाँ पे W भी, तो W अपॉन P भी लिख सकते हो। लोड मतलब भार, मतलब वजन, तो वेट, और आयास मतलब बल। अब बल को अपन पावर से भी डिनोट कर लेते हैं कभी कभी, तो क्या कहते हैं? W अपॉन P। यानी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर का W अपॉन P हो सकता है, या L अपॉन E भी लिख सकते हो, या भार बटा आयास भी आता है। इस तरह से देख रहे हैं कि ये यांत्रिक लाभ हमें प्राप्त हो गया। यांत्रिक लाभ की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे उत्तोलक के प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार मैंने पहले बता दिया था बेटा, उत्तोलक निम्न प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के? तो मुख्यतः यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं।
3 प्रकार। नंबर 1 प्रथम प्रकार के उत्तोलक, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक किसे कहते हैं, परिभाषा क्या हो सकता है? तो जब भी अपने को परिभाषा देना और या आपको समझना है सरल भाषाओं में, तो उसका उदाहरण आपको लेके चलना होगा। डायग्राम की भी सहायता से कभी कभी इस चीज को समझ सकते हैं अपन। मान लिया जाए एक साइड इस पॉइंट से, मैं आप इस डायग्राम से समझना अपने को, यहां पे अपने को समझना क्या है। ये एक सिरा है, एक रेखा के 2 सिराएं हैं। 2 सिराएं को अपन क्या मान ले, ए, और दूसरे को क्या मान ले, बी। इस बीच के सिरा को अपन मुख्य, इसको अपन मान लेते हैं ओ, ठीक है ना, ओ मान लेते हैं अपन। अब यहां से देखना, इस मुख्य बिंदु को अपन क्या कहते हैं, फलक्रम। क्या कहते हैं, फलक्रम, आलम्ब। जो निश्चित बिंदु के चारों ओर, आपसे क्या बात हुई थी कि जो निश्चित बिंदु, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, तो जिस निश्चित बिंदु, कौन से निश्चित बिंदु है, सॉरी दोस्तों, ये निश्चित, तो जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक के लीवर, उत्तोलक की छड़ आसानी से या स्वतंत्रता पूर्वक चारों ओर घूम सकता है, वही क्या कहलाता, फलक्रम कहलाता है। तो ये मान हो गया मेरा फलक्रम। अब यहां से ये दोनों लीवर आसानी से चारों तरफ घूम सकता है, दैट इज कॉल्ड फलक्रम। इसको हम अपन लिख सकते हैं आलम्ब, आलम्ब। और एक तरफ क्या होना चाहिए, आयास, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, भार। क्या होना चाहिए, एक तरफ आयास और भार, और बीच में क्या होना चाहिए, आलम्ब। आपसे पूछा इस श्रेणी के उत्तोलक में, कौन से श्रेणी के, तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, या प्रथम प्रकार भी आ सकता है या श्रेणी भी आ सकता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक मतलब इस श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम बीच में हो और आयास और भार दोनों क्या है, साइड में हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। यानी इस श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब आयास और भार के बीच में होता है, आयास और भार के बीच में होता है, आयास और भार के बीच में क्या है, आलम्ब है। अर्थात ये किस प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा, प्रथम प्रकार के या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। अब इसका उदाहरण देना चाहे, कौन कौन से ऐसे हैं जो प्रथम प्रकार के, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, जिनको हम डेली, दैनिक जीवन के, रोजमर्रा के लाइफ में, दैनिक कार्य में भी हम उसका प्रयोग लेते हैं, हमेशा प्रयोग लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। मैं दोबारा कहता हूं कि जिनमें क्या, इस श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, किस श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के या प्रथम प्रकार के उत्तोलक। इस श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आयास, आलम्ब जो होता है आयास और भार के बीच में होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रथम श्रेणी या प्रथम प्रकार के उत्तोलक। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मैं यहां पे लिख सकता हूं कैंची, कैंची, कैंची में बीच में आलम्ब होती है और दोनों साइड से एक तरफ से भार लगाता है और एक तरफ में क्या होता है, बल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे आपको डायग्राम भी दिखा दूं। ये यहां पे ये घुमावदार होती है, यहां से आसानी से घूम जाते हैं, ठीक है ना, तो ये घूमने वाली बात हो गई। फलक्रम हो गए, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया घुमावदार फलक्रम। एक से क्या लग रही, आयास, और दूसरे से क्या लग रहा है, भार। तो इस आयास और भार के बीच में क्या आ गया अपने पास, फलक्रम। तो इसे क्या कहेंगे, जिसमें आलम्ब बीच में हो, यानी फलक्रम बीच में हो, आयास और भार के बीच में जब फलक्रम आ जाए, आलम्ब आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। जैसे कैंची, तो ये कैंची आपका उदाहरण हो गया, कैंची उदाहरण हो गया किसका, प्रथम प्रकार के, ठीक है ना। तो कैंची, और पिलास भी ले सकते हो, पिलास जिसको अपन प्लायर भी कहते हैं, प्लायर ये क्या है, और तराजू भी ले सकते हो आप
तराजू, ये सब प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते। क्या कहलाते? प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं, ठीक है ना। डंडी वाली तराजू भी है तो ये सब प्रथम प्रकार के उत्तोलक है। उसी तरह से द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे द्वितीय श्रेणी या द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करेंगे। उसे उसे किस तरह से परिभाषित करेंगे और किस तरह से डायग्राम से अपन समझेंगे। चलो दोस्तों, ठीक है। तो अब करेंगे यहाँ द्वितीय श्रेणी या प्रकार के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी या प्रकार के उत्तोलक, इस श्रेणी में क्या होता है, इस श्रेणी को हम किस तरह से समझेंगे। इस श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब तथा आयास के बीच में भार होता है। किसके बीच में? द्वितीय श्रेणी प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, इस श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब और आयास के बीच में क्या होता है? भार होता है। तो क्या कहलाता है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया फलक्रम और एक तरफ से क्या लग रहा है? आयास। एक तरफ से आयास लगेगा, दूसरी तरफ से क्या लगेगा? फलक्रम होगा। तो ये हो गया आयास यानी एफर्ट, आयास, और इधर क्या लिखेंगे? आलम्ब, ठीक है ना। एफर्ट, आयास, फलक्रम, आलम्ब। तो जिस श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब और आयास के बीच में क्या हो? भार आ जाए, तो यह किस श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा? द्वितीय श्रेणी प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीय प्रकार का श्रेणी का उत्तोलक। यानी जहां से मूव हो रही है वो कौन सा सिरा है? अंतिम सिरा, और बल भी लग रहा है अंतिम सिरा, और बीच में क्या है? लोड। तो दो छोर पर, एक छोर पर एक, किसी उत्तोलक के एक सिरा पे आलंब यानी घूम रही है और दूसरे सिरा पे क्या आ रहा? आयास यानी बल लग रहा, और बीच में क्या आ रहा? भार। तो उसको, ऐसे उत्तोलक को क्या कहेंगे हम? द्वितीय प्रकार श्रेणी का उत्तोलक या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो आसानी से। मशीन जो आती है वो आती है नींबू निचोड़ने का मशीन। जो नींबू निचोड़ने की मशीन होती है वो इस प्रकार की होती है बच्चों। यहां घुमावदार होता है, इस बीच में आप नींबू डालो, नींबू निचोड़ दोगे आराम से। एक उठाते हो और बीच में नींबू डालते हो, फिर दोनों को दबाकर निचोड़। तो एक नीचे क्या हो गया? ऊपर उठाया तो क्या हो गया? उसको आराम से वहां से मूव हो रही है, इस सिरा से मूव होते रहती है, और फिर ऊपर से बीच में डाली नींबू और दबा दी, तो बीच में क्या रहा? भार। लगाए क्या? आयास। इधर क्या घूम क्या रहे? किससे ऊपर नीचे हो रही है? तो हो रही आलम्ब से। तो ये हो गया आलम्ब और आयास के बीच में भार आ जाए तो क्या कहलाता है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर दिया जाए इसका उदाहरण, तो आप बता सकते हो नींबू निचोड़ने का मशीन। दूसरा सरौता, जिसे आप आसानी से सुपारी वगैरह, पान की दुकान पे सुपारी वगैरह या कैरी वगैरह काटने का जो होता है औजार, वो सरौता कहलाता है। हाँ, सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन, सरौता, ये सब जो है ना द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाते। आपसे पूछा जाएगा, नीचे ऑप्शन रहेगा सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है, या आपके नींबू निचोड़ने का मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है, या डंडी वाली तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है, पिलास किस श्रेणी का उत्तोलक है, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक। तो आपको बताना होगा कि इस श्रेणी का उत्तोलक। जब आपको पता होगा तभी आप बता सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बता सकते हो। ये इस श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे तृतीय श्रेणी प्रकार का उत्तोलक। तृतीय, दो की बात होगी। प्रथम श्रेणी उत्तोलक की बात कर लिए, क्या होना चाहिए? आयास और भार के बीच में आलंब होगा तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। जैसे डंडी का तराजू की बात कर लिया अपन ने, पिलास की बात कर ली, कैंची की बात कर ली, ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। दूसरे श्रेणी के उत्तोलक की बात कर लिया कि आयास और आलंब के बीच में भार हो।
आयास और आलम्ब के बीच में भार हो तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। जैसे नींबू निचोड़ने का मशीन की बात कर लिया, सरौता की बात कर ली, ये सारे क्या कहलाएगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाएगा। अब अपन बात करेंगे तृतीय श्रेणी या प्रकार के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी प्रकार के उत्तोलक, अब इसमें जस्ट आपको उसी तरह से परिभाषित करना जैसे अपन ने इस श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब एवं भार के बीच में क्या आ जाना चाहिए, आयास आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, आलम्ब यानी फलक्रम एवं भार यानी लोड के बीच में आयास। ठीक है ना, आलम्ब एवं भार के बीच में क्या होता है, आयास होता है। वो क्या कहलाता है बेटा, तृतीय श्रेणी या तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अपन इसकी डायग्राम से भी समझ लेंगे। देखो सिंपल सी भाषा में, एक तरफ क्या है, फलक्रम, और एक तरफ क्या है, लोड। तो L और F, लोड को दिखा दिया L से और फलक्रम को दिखा दिया F से। और आयास कहाँ होना चाहिए, आयास होना चाहिए यहाँ। ठीक है ना, इस सिरा पर, इस बिंदु पर। तो लोड और फलक्रम के बीच में यानी लोड और आलम्ब के बीच में जब आयास आ जाता है तो कहलाता तृतीय श्रेणी प्रकार का उत्तोलक। अर्थात तृतीय श्रेणी का उत्तोलक या तृतीय प्रकार का उत्तोलक भी आप इसको आसानी से कह सकते हो। ठीक है ना। हाँ, सिरा कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन सी सिरा थी, एक ए और ये कौन सा हो जाएगा, बी। ये तो मिड पॉइंट है, इसको तो मिड पॉइंट मानते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ए और बी सिरा। लेकिन ये आयास कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। लोड किधर है, इस साइड, एक सिरा पे। उत्तोलक के दूसरे साइड में क्या है, फलक्रम है, और दूसरे एक साइड में क्या है, लोड है, और बीच में क्या लग रहा है, आयास। इसे हम क्या कहते हैं, तृतीय श्रेणी प्रकार का उत्तोलक। अब इस श्रेणी के उत्तोलक की सबसे बड़ी उदाहरण है मनुष्य का हाथ, किसान का हल और चिमटा। ये सारे के सारे उदाहरण है तृतीय श्रेणी प्रकार के उत्तोलक का। के उदाहरण की बात करें, कौन कौन से, मनुष्य का हाथ, ठीक है ना, किसान का हल और चिमटा आदि। ये सारे किस में आ जाते हैं, तृतीय श्रेणी प्रकार के उत्तोलक में आ जाते हैं। इन सब के जो उत्तोलक जो आते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इनकी कुछ लाभ और भी होते हैं, इनके क्वेश्चन भी और भी पूछे जाते हैं। उदाहरण तो आते ही आते हैं, आघूर्ण का सिद्धांत के बारे में मैंने बता दिया इनमें से। अब इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो नोट करने वाली बात है कि जो हमेशा यांत्रिक लाभ जो होता है, उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है, उसका मान सदैव 1 से कम रहता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, किसमें, इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। ठीक है ना, हमेशा 1 से कम रहता है, इसकी बात कर लेंगे। ठीक है ना, तृतीय श्रेणी उत्तोलक में हमेशा क्या कहता है, यांत्रिक लाभ जो होता है इसका, वो हमेशा 1 से कम होता है। यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। किस प्रकार के श्रेणी के उत्तोलक के लिए, तृतीय श्रेणी प्रकार के उत्तोलक के लिए। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में मैंने आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिया कि क्या होता है, नहीं होता है, उत्तोलक कितने प्रकार के, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उत्तोलक के मूल बिंदु कौन कौन से होते हैं, और उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, और उदाहरण सहित। फिर से मैं दोबारा एक बार ओवरव्यू रिवीजन में कर दूं। अपन ने बात की उत्तोलक किसे कहते हैं। हाँ, उत्तोलक एक सरल मशीन है, ये एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है। ठीक है, जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से घूमता है, वो उत्तोलक कहलाता है। उत्तोलक के मूल बिंदु 3 होते हैं, जिनके बगैर वो कभी काम नहीं कर सकता है। वो 3 बिंदु के बगैर ही, वो 3 बिंदु के साथ ही काम करेगा। वो होता है आलम्ब, आयास और भार। आलम्ब के बारे में बता दिया था मैंने कि आलम्ब
कि आलंब किसे कहते हैं, मैंने जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक के छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है वो क्या कहलाता है, आलंब कहलाता है। और उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जितना बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। और उत्तोलक के द्वारा जितने बोझ उठाए जाते हैं या किया गया कार्य को हम भार कहते थे। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अपन ने डिस्कस किया उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जड़त्व आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जड़त्व आघूर्ण का सिद्धांत क्या है ये भी मैंने इस सरल परिभाषा से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं कि दाईं ओर का आघूर्ण और बाईं ओर का आघूर्ण ये जब दोनों आपस में बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण का सिद्धांत कहलाता। और इसमें यदि इसके परिभाषा से समझने की कोशिश किया अपन ने तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया था आयास, क्या लिखा था दोस्तों, आयास इंटू आयास की भुजा के गुणनफल किसके बराबर हो जाए, भार और भार की भुजा के गुणनफल के बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ भी बता दिया कि उत्तोलक के द्वारा जो अपन बात किए थे कि उत्तोलक के द्वारा उठाए गए भार तथा उस पर लगाए गए आयास के अनुपात को क्या कहते हैं, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। इसका जो विमा होता है, इकाई होती है, वो बिल्कुल इकाईहीन, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट बात क्या था, उत्तोलक के प्रकार की बात किया। उत्तोलक के प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं, उन तीनों की बात अपन ने कर ली। प्रथम में अपन ने बात कर लिया कि आयास और भार के बीच में आलंब होना चाहिए, उसे हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे अपन ने बात कर लिया डंडी वाली तराजू की बात कर ली, कैंची की बात कर ली और आपके प्लायर की बात कर लिया उदाहरण के तौर पे। और भी उदाहरण हो सकता है, आप और भी उदाहरण देख सकते हो। दूसरा अपन ने बात कर लिया कि इसमें कि आलंब और आयास के बीच में क्या आ जाए, भार आ जाए। दूसरा अपन ने डिस्कस कर लिया आलंब और भार के बीच में आयास आ जाए। तो इस टाइप से हमने तीनों श्रेणी के उत्तोलक के अपन ने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी ढंग से। ये छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है और इन सबसे पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आई होप आपके लिए यूजफुल हो ये टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद और राम राम।